सीकर के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस इवल एम्परर के हार्ट को कंसील करने के बाद अपने मोनोमेंट के पास आता है, यानी कि अपने मैरिज स्टाइल के पास आता है और उसे इसके रिवार्ड मिल चुके हैं, यानी कि 3.4 बिलियन मैरिड पॉइंट्स। इन सारे मैरिड पॉइंट्स के बदले में मिंग काफी कुछ ले सकता है। वो यहाँ पर पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है। उसे यहाँ पर कुछ नई चीज पता चली है कि यहाँ पर वो प्राइवेट एनवी की पोजीशन को हासिल कर सकता है। प्राइवेट एनवी को आप प्राइवेट डिटेक्टर भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्राइवेट ऑफिसर भी कहा जा सकता है, जहाँ पे इसे सीक्रेट एनवी भी कह सकते हैं। मिंग अपने मैरिड मोनोमेंट से कहता है, मैं अपने मैरिड पॉइंट्स के बदले में एक प्राइवेट एनवी की पोजीशन लेना चाहता हूँ, मेरे रैंक को हाई कर दिया जाए। मिंग का मैरिड स्टाइल उसकी बात सुनने के बाद उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। मिंग की बॉडी में तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन उसके सामने उसका जो मैरिज स्टाइल होता है, जो कि पहले बहुत बड़ा टावर सा होता है, वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा क्यूबनुमा क्रिस्टल सा निकलता है। यानी कि अब प्राइवेट ऑफिसर बनने के बाद उसका मैरिज स्टाइल भी चेंज हो गया है। उसका मैरिज स्टाइल अब एक छोटा सा क्यूब बन गया है, जिसके सेंटर में एक कोर होती है। मिंग कहता है, तो इसका मतलब मैं एक प्राइवेट डिटेक्टर बन गया हूँ और साथ ही मेरा मोनोमेंट भी चेंज हो गया है। लेकिन इसके सेंटर में क्या है? मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर क्या आपको वो कोर दिखाई दे रहा है जो कि आपके इस मैरिज स्टाइल के अंदर है? मिंग उसे कहता है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, पर ये है क्या चीज? इसके अंदर से तो काफी सारी लाइट भी निकल रही है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इस छोटी सी चीज को गॉड हेड कहते हैं। यहीं पर आपकी कल्टीवेशन के साथ साथ ही ये भी साथ बड़ा होता जाएगा। अभी अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। जैसे जैसे आप यहाँ पर अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे और एक दिन आपकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपका लेवल मार्शल गार्ड तक पहुँच जाएगा, उस वक्त आप डायरेक्टली एक गार्ड बन सकते हैं। मार्शल आर्ट्स वाला नहीं बल्कि रियल वाला गार्ड। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इस तरह का रिवार्ड हर किसी को नहीं मिला करता। मुझे लगता है कि हाउटियन गार्ड ने आपकी सारी की सारी अकम्पलिशमेंट को देखा है और आपको ये स्पेशल रिवार्ड दिया है। आपको इसको बहुत ज्यादा चेरिश करना चाहिए। मिंग मास्टर को स्कोर के बारे में बताती है। मिंग मास्टर से कहती है, अभी तक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि 4 गार्ड्स ऐसे हैं और 5 एलिमेंटल डायनेस्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का काम कर सकते हैं। हमारे हाउटियन सेक्टर के जो गार्ड हैं, यानी कि गार्ड वुटियन, है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर वो इस तरह का एम्ब्रियोनिक सीड आपको दे सकते हैं तो इसका मतलब उनकी पावर का हमें अंदाजा नहीं है। वुटियन चर्च वाले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मिंग अभी वहीं पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास सामने से रोशनी चमकती है और उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पर एक सामने बंदा बैठा होता है और उस बंदे का रैंक पॉप होता है। वो बंदा मिंग से कहता है, मेरा नाम वू यू लियांग है, मैं एक व्हाइट पॉप हूँ जो कि जैन काउंटी में रहता है। इस वक्त मैं एक प्राइवेट एनवी से बात कर रहा हूँ। मिंग ये देखकर काफी हैरान होता है। बिमिंग से कहता है, बिमिंग अब तुम इसके बारे में क्या कहोगी? ये सब क्या हो रहा है? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अब आपका रैंक हाई हो चुका है, अब आप एक प्राइवेट एनवी बन चुके हैं और मुझे लगता है कि एक मैरिड स्टाइल में एक स्पेशल फीचर है। आपके नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग तो क्या ये मुझे देख भी सकता है? बिमिंग कहती है, नहीं मास्टर, ये ना तो आपको देख सकता है और ना ही ये आपकी आवाज सुन सकता है। जब आपकी रियल आवाज नहीं सुन सकता, आपकी आवाज इसको किसी और तरह से आएगी। इस तरह के यूजुअली मूवीज में गार्ड की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि लाइट दिखाई देती है और उसकी आवाज काफी ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एनवी की सेफ्टी को पहले रखा गया है। तो मिंग वू लियांग से कहता है, वू लियांग चलो जल्दी से बताओ तुम्हारा मसला क्या है? व्हाइट पॉप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मेरे पास जो मैरिज स्टाइल है वो हरकत कर रहा था, इसलिए मुझे महसूस हुआ जैसे कि एक प्राइवेट एनवी यहाँ पर है, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे जवाब दिया। वू लियांग से कहता है, यहाँ पर जैन काउंटी में मुझे काफी ज्यादा मसला हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मिंग से कहता है, मसला तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, फिर वहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है? वू लियांग से कहता है, सर असल में बात यह है कि हायर आप चाहते हैं कि जैन काउंटी के अंदर सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर अपने चर्च यानी कि हाउटियन सेक्टर के फोरम को बिछाना है, यहाँ पे चर्च की प्रीचिंग को बढ़ाना है। लेकिन हमारे पास लोग बहुत ज्यादा कम है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इतने ज्यादा कम रिसोर्सेज के साथ जैन काउंटी के अंदर इस काम को पूरा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, मेरी सारी सिचुएशन को जाकर येलो पॉप के सामने बयान करें, ताकि येलो पॉप मुझ जैसे व्हाइट पॉप को थोड़ा सा टाइम दे दे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, मुझे अभी तक तुम्हारी सारी सिचुएशन की समझ नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब जरूर दूंगा। ये वाला बंदा यहाँ पर अपने किसी मसले को लेकर इसके सामने आया है, ये हमारी कहानी से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मिंग कहता है, मैंने अभी अभी प्राइवेट एनवी के ऑफिस को संभाला है और उसी वक्त मेरे पास एक बंदा आ गया जिसे मेरी हेल्प की जरूरत है। अभी तो मुझे पता भी नहीं है यहाँ पर करना क्या है। मिंग फिर से अपने मैरिज स्टाइल से बाहर आ जाता है। मिंग कहता है, अब जबकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है करने को, तो फिर ठीक है, थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा लेते हैं। टैक्सी ने 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आखिर आपको हुआ क्या है? मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर उनके साथ बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है। मिंग उसे कहता है, मैं लेंसू की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि लेंसू इस वक्त कहाँ पर होगी और कैसी होगी। मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ से सीधा जॉन्टियान होली लैंड में चला जाऊँ, जाकर अपनी लेंसू को बचाकर ले आऊँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर वो सारे मास्टर मेरे ऊपर अटैक करेंगे और शायद उनको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए। और अगर उनको पता चल गया कि मैं हाउटियन सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ तो वो लोग
तो मुझे देखते ही मार डालेंगे। हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन को खत्म हुए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और अभी तक तो ये खबर हर तरफ फैल चुकी होगी कि लैंसू के पास एक होली प्योर बॉडी है। टाइशेंग को भी इस बारे में पता चल गया होगा और अगर टाइशेंग जहाँ पर जानटियान होली लैंड में लैंसू को लेने के लिए आता है तो जानटियान होली लैंड वाले लैंसू को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि टाइशेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो ऊपर से प्रिंस भी है। विविंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिंस सुसाकू अगर लैंसू को वहाँ से लेने के लिए आएगा जानटियान होली लैंड से, तो उसे वहाँ पर आकर एक प्रपोजल रखना पड़ेगा इस शादी का। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस है। अगर वो वहाँ पर आएगा तो इस बारे में हर तरफ खबर फैल जाएगी। लेकिन अभी तक इस खबर के बारे में हमने नहीं सुना, तो इसका मतलब क्राउन प्रिंस वहाँ पर नहीं आया लैंसू को लेने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको कांगो सिटी में जाना चाहिए, जो कि जानटियान होली लैंड के बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ से आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट सीन कांगो सिटी का दिखाया जाता है। मिंग कांगो सिटी के एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है क्योंकि उसे पता है कि रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ से उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं। मिंग भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है। मिंग कहता है, मुझे कोई ऐसी टेबल ढूंढना होगी जहाँ पर कुछ लड़के बैठे हों और वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सके। मिंग जैसे अंदर दाखिल होता है तो पहली टेबल के ऊपर कुछ लड़कियाँ बैठी होती है। वो मिंग को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, काश ये यहाँ पर हमारे साथ आकर बैठ जाए और हमसे बात करे। इसे देखकर तो लगता है कि ये यहाँ पर अकेला आया है। लेकिन मिंग उन लड़कियों को इग्नोर करता हुआ सामने एक टेबल की तरफ जाता है जहाँ पर 4 लड़के बैठे होते हैं। मिंग उन सभी के पास जाने के बाद उनसे कहता है, ब्रदर क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं अभी अभी फॉरेन से आया हूँ और मैंने यहाँ पर एक सेक्टर को ज्वाइन किया है। मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? वो लड़के उसे देखकर ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अरे जैसे फॉरेन के लड़के की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि मिंग काफी ज्यादा हैंडसम है, इसलिए वो नहीं चाहते कि मिंग जैसा हैंडसम लड़का उनके साथ बैठे कि लड़कियां उनकी तरफ नहीं देखेंगी। वो चारों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिंग को वहाँ से भगा देते हैं। मिंग कहता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर इसी तरह मिंग दूसरे टेबल पर जाता है। वो लोग भी मिंग को भगा देते हैं। मिंग बिमिंग से कहता है, मुझे लगता है कि कांगो सिटी के लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, कोई भी मुझे अपनी टेबल पर बैठने नहीं दे रहा। अगर मुझे अपने साथ बैठने नहीं देंगे तो फिर मुझे न्यूज कहाँ से मिलेगी? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि आपकी जो करंट बॉडी है ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसी वजह से वो लड़की आपसे जलती हैं, वो आपको अपने साथ बैठने नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आपको उन लड़कियों की तरफ जाना चाहिए। वो लड़कियां आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी लग रही हैं। क्या आपने उनकी तरफ देखा नहीं? उनके कान भी लाल हो गए हैं आपको देखते ही। मिंग उसे कहता है, मेरी लैंसू इस वक्त पता नहीं किस हाल में होगी, तुम चाहते हो कि मैं जाकर उन लड़कियों को जाकर खुश करूं? मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये सब कुछ हम लोग भाभी लैंसू के लिए तो कर रहे हैं, आपको वहाँ पर जाकर बस उन लड़कियों के सामने नाटक करना है, अपनी चार्मिंग लुक्स उनको दिखाने हैं और वो आपको सारी की सारी बात बता देंगी जो भी जानटियान लैंड में हो रहा है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है, मुझे लैंसू के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। मिंग चलता हुआ उन लड़कियों की टेबल की तरफ जाता है। वो लड़कियां तो पहले से बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। वो कहती हैं, वो हैंडसम लड़का इसी तरफ आ रहा है, पता नहीं हम तीनों में से किसके लिए आ रहा होगा। ये कहती है, मेरे लिए आ रहा होगा। इसलिए उसे कहती है, चलो देखते हैं, उसे पहले आने तो दो। मिंग उनके पास आता है और उनसे कहता है, मेरा नाम जी वूजी है और मैं फॉरेन लैंड से यहाँ पर आया हूँ। मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और कोई दूसरा मुझे अपनी टेबल पर बैठने नहीं दे रहा। क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर बैठने दोगी? वो लड़कियाँ तो पहले से इसी मौके के इंतजार में थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और मिंग के बाजू पकड़कर कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठो। मैं तो वैसे भी दूसरों की मदद करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। वो बार बार उसे सवाल पूछती है। कोई उसे पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है, तुम्हारी शादी हो गई है, या फिर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मिंग उनसे कहता है, असल में बात यह है कि मैं तुमसे जानटियान होली लैंड के बारे में जानना चाहता हूँ। तो तीनों ही लड़कियाँ काफी उदास हो जाती हैं और उसे कहती हैं, नहीं, हम तुम्हें इस बारे में नहीं बताएंगे, हमें तो लगा था शायद तुम हम में इंटरेस्टेड हो इसलिए यहाँ पर आए हो। एक लड़की उसे कहती है, ये क्या हुआ, बस बाल बाल की खुशी मिली। एक उसे कहती है, मुझे तो लगा था शायद तुम्हें मुझे देखते ही प्यार हो गया है और इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह दाल नहीं गलेगी, आपको कुछ एक्टिंग करना ही पड़ेगी, आपको इनको अपने चार्मिंग लुक्स दिखाना पड़ेंगे। मेरे पास उस भिखारी की मेमोरीज हैं, मैं उस भिखारी की मेमोरीज में से आपको कुछ लुक्स बताती हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही करना। मिंग उसे कहता है, क्या वाकई में मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा? लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको ऐसा करना पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपके खूबसूरत चेहरे के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो ये लड़कियाँ फ्लैट हो जाएंगी। मिंग उसे कहता है, चलो भी ठीक है, कोशिश करके देखती है। मिंग अपने बालों को ऊपर की तरफ उठाता है और साथ ही अपने स्कार्फ को थोड़ा सा ढीला कर देता है और अपनी चेस्ट उन लड़कियों को दिखाते हुए कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कपड़े पहने हुए हैं। वो लड़कियाँ मिंग की चेस्ट को देखते ही शर्म के मारे लाल पीली हो जाती हैं। मिंग उन तीनों लड़कियों को आंख मारते हुए कहता है, अगर तुम में से कोई मेरे साथ चैट करना चाहता है, हो सकता है कि यहाँ पर गर्मी और बढ़ जाए और मैं इससे भी ज्यादा हॉट दिखूं। वो तीनों ही लड़कियां उसे कहती हैं, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी एक कजन जानटियान होली लैंड में रहती है, उनमें से कहती है मेरी हाला वहाँ पर रहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जानटियान होली लैंड के बारे में सब कुछ पता है। तीसरी उसे कहती है, मेरे वहाँ पर पड़ोसी रहते हैं,
ये तुम मुझसे पूछो। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 157 का एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मिंग को लैंसू की कंडीशन के बारे में पता चलेगा, लेकिन मिंग लैंसू को बचाने के लिए नहीं जा सकता। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 158 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग कुछ लड़कियों के पास जाता है जहाँ पर से वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने वाला है लैंसू के बारे में। वो तीनों लड़कियाँ उसके हार्ड लुक्स को देखने के बाद उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी हो जाती हैं। मिंग उनसे पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ, जॉन्टियान होली लैंड में पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़ी न्यूज तो नहीं आई, वहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी हलचल तो नहीं हुई? उनमें से एक लड़की उसे कहती है, हाँ मैंने एक बहुत बड़ी खबर सुनी है। जॉन्टियान होली लैंड में एक लड़की है जिसका नाम सेंट लैंसू है, और मैंने सुना है कि रोजफिंच डायनेस्टी का जो प्रिंस है जिसका नाम टाई शेंग है बहुत ही जल्दी उससे शादी करने के लिए आने वाला है। तो मैंने सुना है कि इस वक्त जॉन्टियान होली लैंड के इनसाइड में बहुत ही बड़ी हलचल चल रही है, क्योंकि वो लड़की इस शादी को करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर से मिली है, क्योंकि वहाँ पर अंदर मेरे बहुत ही खास लोग रहते हैं। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि उस लड़की लैंसू का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो टाई शेंग के साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जॉन्टियान होली लैंड वालों ने पहले से ही लैंसू को मना कर दिया है। वो नहीं चाहते कि वो अपनी स्वीट हार्ट के साथ शादी करे, बल्कि वो लोग चाहते हैं कि वो एम्परर सुजाकू बेटे के साथ शादी करे, ताकि जॉन्टियान होली लैंड को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। तो साथ ही लैंसू की टीचर भी बहुत ज्यादा जालिम है, वो उसे फोर्स कर रही है। मिंग भी जब बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है उसकी टीचर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की मिंग से कहती है, हाँ ये बात ठीक है कि लैंसू अपने मास्टर अपने ग्रैंड मास्टर की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो उनके फोर्स करने पर उसे प्रिंस के साथ शादी करना ही पड़ती, लेकिन उसके पास अपना एक रास्ता है शादी से बचने का। जब उसके मास्टर उसके ग्रैंड मास्टर ने उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया प्रिंस के साथ शादी करने के लिए, तो उसने इस बात को मान लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला वो जॉन्टियान के बिग वर्ल्ड के अंदर भाग गई है। मिंग उसे कहता है, ये जॉन्टियान का बिग वर्ल्ड ये क्या चीज है, ये कौन सी जगह है? वो लड़की मिंग से कहती है, तुम्हें इस बारे में तो पता ही होगा कि एक मार्शल आर्ट का गॉड एक स्मॉल दुनिया को बना सकता है, एक छोटी दुनिया को बना सकता है, लेकिन एक छोटी दुनिया को एग्जिस्ट करने के लिए एक बड़ी दुनिया की जरूरत होती है। इसी तरह हमारा ये पूरे का पूरा टियानजान लैंड ये एक छोटी दुनिया है, जबकि इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है। अगर सही सही कहूँ तो इस वक्त हमारी इस छोटी दुनिया के इर्द गिर्द बहुत सारी बड़ी दुनियाएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। हालांकि हमारे पास यहाँ पर 5 डायनेस्टीज में बहुत ही पावरफुल मार्शल गॉड रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बाहर की बड़ी दुनिया के ऊपर एक्सेस हासिल नहीं कर सका। सिर्फ एक ही ऐसी सेक्रेड लैंड है, एक होली लैंड, जिसका नाम जॉन्टियान होली लैंड है। उनके पास व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक थी। अब उन्होंने एक बड़ी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ था कि एक्सेस उस बड़ी दुनिया तक थी, इसीलिए तो उस बड़ी दुनिया को जॉन्टियान ग्रेट वर्ल्ड कहा जाता है या फिर जॉन्टियान बिग वर्ल्ड कहा जाता है। तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स और फॉर्मेशंस के रास्ते हैं जो कि जॉन्टियान होली लैंड में ओपन होते हैं, जहाँ से आप लोग बिग वर्ल्ड में जा सकते हैं, लेकिन उनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बड़ी दुनिया जो कि हमारी जॉन्टियान होली लैंड से बहुत ज्यादा बड़ी है, उसकी पॉपुलेशन तकरीबन हमारी पॉपुलेशन के बराबर ही होती है, लेकिन उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है क्योंकि वो दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। तुमने इस बारे में भी सुना होगा कि हर साल हमारी 5 डायनेस्टीज से बहुत सारे सोल्जर दूसरी बड़ी दुनियाओं पर अटैक करने के लिए जाते हैं। वो लोग अपने सोल्जर्स को हर साल वहाँ पर इसीलिए भेजते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा सके और बड़ी दुनिया को अपनी दुनिया के साथ जोड़ा जा सके। जॉन्टियान होली लैंड के बाद आज तक 5 डायनेस्टीज में से कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कामयाब हो सका हो एक बड़ी दुनिया के ऊपर कब्जा करने में। इसका मतलब तो यही है कि जॉन्टियान होली लैंड वाले अपने ग्लोरियस डेज में बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन जब से व्हाइट एम्परर की स्वर्ड टेक्निक उनसे गायब हुई है, उस दिन के बाद से जॉन्टियान होली लैंड का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। मिंग उसे कहता है, मुझे सब के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि जॉन्टियान होली लैंड वालों के साथ क्या हुआ। मुझे ये बताओ कि लैंसू जब उस बड़ी दुनिया के अंदर गई तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। वो लड़की शर्माते हुए आगे से चुप हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। मिंग कहता है, अब मुझे कोई और ट्रिक चलनी होगी। वो जल्दी से अपनी पूरी शर्ट खोल देता है। वो तीनों ही लड़कियां उसकी चेस्ट को देखने के बाद उनके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, जबकि मिंग भी रोना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी इज्जत लुट रही है। वो लड़की अपने नाक पर हाथ रखते हुए अपने ब्लड को बहने से रोक रही होती है और साथ ही मिंग को कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है, मैं ये सारी की सारी कहानी तुम्हें इसीलिए सुना रही हूँ कि जॉन्टियान होली लैंड के पास पहले वो बिग वर्ल्ड हुआ करता था जहाँ पर इस वक्त लैंसू चली गई है, क्योंकि जॉन्टियान होली लैंड वालों के पास अब वो पावर नहीं रही। इस पावर की बिना पर वो उस बड़ी दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। जॉन्टियान होली लैंड की कमजोर होने के बाद उस बड़ी दुनिया में एक दूसरी फोर्स ने कब्जा कर लिया और उसके बाद जॉन्टियान होली लैंड को उस बड़ी दुनिया से बाहर निकाल दिया। दूसरी लड़की मिंग से कहती है, जॉन्टियान होली लैंड में बहुत ही ऐसी कम टेलीपोर्टेशन अरेज है क्योंकि जॉन्टियान होली लैंड को बड़ी दुनिया के साथ जोड़ती है और उन टेलीपोर्टेशन अरेज को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कि लैंसू बहुत ज्यादा लकी है जो उसे वो टेलीपोर्टेशन अरे मिल गई है।
यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम उन टेलीपोर्टेशन अरे को यूज करते हुए बड़ी दुनिया में जा तो सकते हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ सकते। मिंग उनसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या वो लड़की वहाँ से वापस नहीं आ सकती? वो लड़की उसे कहती है अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो। अगर वो लड़की वहाँ पर जाने के बाद अपने आप को कल्टीवेट करती है और मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल पर पहुँच जाती है, बड़ी दुनिया की फॉर्मेशन को तोड़ते हुए छोटी दुनिया में वापस आ सकती है, यानी कि अपने ट्रांसजॉन लैंड में वापस आ सकती है। या फिर वो लड़की वाकई में इतनी ज्यादा लकी होती है कि उसे वहाँ पर एक और टेलीपोर्टेशन अरे मिलती है जो कि बड़ी दुनिया को छोटी दुनिया से जोड़ती है। लेकिन अब वो एक बात से तो बच गई है, प्रिंस सुजाकू उसके पीछे उस जगह पर नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रिंस सुजाकू भी उस जगह से वापस नहीं आ पाएगा। और ऊपर से जांटियान होली लैंड इतना बड़ा है कि वहाँ पर एक छोटी फॉर्मेशन को ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लैंसू दोबारा कभी वहाँ से वापस आ पाएगी और न ही अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर वो एक मार्शल आर्ट सेंट बन सकती है। उसका हम इसमें 10-15 साल तो लग ही जाएंगे। और मिंग फिर उन सभी लड़कियों से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस आ जाता है। मिंग अपनी सीडान चेयर में बैठकर वापस आ रहा होता है। मिंग बिमिंग से कहता है हालांकि मैंने फॉर्मेशंस की मास्टरी को बहुत ही अच्छे से मास्टर किया है और मैं एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना सकता हूँ, एक ऐसी फॉर्मेशन जो कि टेलीपोर्टेशन का काम करे और मुझे यहाँ से जांटियान होली लैंड की उस बड़ी दुनिया में पहुँचा दे। लेकिन उस बड़ी फॉर्मेशन को बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाना पड़ेगी। मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं इतने ज्यादा मटेरियल्स खरीद सकूं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप एक बड़ी फॉर्मेशन को बना भी लेते हैं तो आप उसकी पावर को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी वहीं पर फट जाएगी। और अगर आप फिर भी मेरी बात नहीं मानते और आप जांटियान होली लैंड में चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर आपको वही टेलीपोर्टेशन अरे मिलती है जिसके अंदर से लैंसू गुजरी है, मुझे नहीं लगता कि आप उसके अंदर से गुजर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाते ही आपकी बॉडी शैटर हो जाएगी, आप मर जाएंगे। लैंसू वहाँ से इसलिए गुजर कर चली गई क्योंकि वो जांटियान होली लैंड की एक स्टूडेंट है और उसकी बॉडी के ऊपर जांटियान होली लैंड की सील लगी हुई है। बड़ी दुनिया कभी जांटियान होली लैंड का हिस्सा हुआ करती थी, इसी वजह से लैंसू बड़े आराम से वहाँ पर चली गई है। लेकिन अगर आप वहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन अरे के रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे तो वो टेलीपोर्टेशन रे आपको एक दुश्मन समझेगी और आप पर अटैक करेगी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लैंसू के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वो पता नहीं इस वक्त किस हाल में होगी, उसकी कल्टीवेशन कैसी होगी, क्या वो वहाँ पर सेफ भी है या नहीं, दूसरी दुनिया में उसका सामना किन लोगों के साथ होगा। मैं हूँ जो कि यहाँ पर अपनी लो कल्टीवेशन की वजह से फंसा हुआ हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैं तो सिर्फ आपको मशवरा ही दे सकती हूँ और यहाँ पर परेशान होने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। पहले आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में आपकी लैंसू चौथे नंबर पर थी और इसके अलावा आपने उसे बहुत सारी डिवाइन आर्ट्स भी सिखाई हुई है। उसके पास टाइजी डिवाइन आर्ट है, साथ ही उसने किलिंग स्टेप को भी सीखा हुआ है, फ्लैश स्टेप को यूज कर सकती है। जांटियान होली लैंड की काफी सारी मार्शल आर्ट्स उसने सीखी हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको लैंसू को इतना ज्यादा कमजोर समझना चाहिए। मार्शल आर्ट्स को छोड़ें, अगर हम उसकी कल्टीवेशन की बात करें तो भी उसकी कल्टीवेशन लेवल आपसे काफी ज्यादा हाई है, हर हाल में आपसे ज्यादा बेहतर है। मिंग उसे कहता है हाँ ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, कंपटीशन के दौरान वो जानबूझकर मुझसे हार गई थी, अगर वो सीरियसली मुझसे फाइट करती मुझे भी उससे जीतने में काफी ज्यादा मुश्किल होती। मिंग उसे कहता है मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं बहुत ज्यादा टाइम न लग जाए, वहाँ पर पहुँचने में मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले बहुत ज्यादा पैसा कमाना होगा और उसके बाद पैसा कमाने के बाद मैं मटेरियल्स को हासिल करूंगा और एक बड़ी फॉर्मेशन बनाऊंगा, साथ ही मुझे अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। तो मिंग पैसा कमाने के लिए निकल पड़ा है, उसके पास एक नया मिशन है पैसा कमाना। तो वहीं पर बाहर दरख्त के नीचे डैंगफैंग को दिखाती है। डैंगफैंग की हालत काफी ज्यादा बुरी है। मिंग उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए और तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा बुरी क्यों लग रही है। डैंगफैंग उसे कहता है ब्रदर अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हम दोनों डेविल लेक पर गए थे, मैं लगा था शायद हमें वहाँ पर टेम्पल के अंदर से बहुत सारा खजाना मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर जाने के बाद बस उस इवल हार्ट को सील कर दिया और हमें कुछ भी खजाना नहीं मिला। हालांकि हमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम करने से हमारा पेट तो नहीं भरने वाला। मिंग उसे कहता है तो तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कमाने का एक तरीका बताता हूँ, लेकिन मेरे पास लोगों की कमी है, मुझे कुछ लोग चाहिए अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। वो उसके कान में उसे बताता है। फेंग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर एक बैंक खोलना चाहते हो, मार्शल आर्टिस्ट को लोन दोगे, तुम पागल तो नहीं होगे, बैंक खोलने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, न सिर्फ पैसे की बल्कि हमारे पीछे बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड की भी जरूरत है। तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि मार्शल आर्टिस्ट अगर हमसे पैसा उधार लेते हैं और हमें पैसा वापस नहीं दे पाते या फिर वो मर जाते हैं तो हमें कितना ज्यादा नुकसान होगा। मिंग उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरे सेकंड अंकल कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जी जान बिंग को तो तुम जानते हो, उनकी पावर्स के होते हुए तुम्हें लगता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट हमसे पैसे लेने के बाद हमें पैसे वापस नहीं देगा। तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो कि मार्शल आर्टिस्ट पैसा लेने के बाद मर जाएंगे, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि पैसा उधार लेने के बाद मरते हैं, इसलिए नुकसान इतना नहीं होगा। डैंगफैंग उसे कहता है चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी एक और बड़ा मसला है, बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड बैंक्स हैं या फिर ब्लैक बैंक्स हैं, फिर ब्लैक मार्केट वाली गैंग्स हैं कि लोगों को पैसा उधार देती हैं। तुम्हें लगता है कि वो लोग हमें यहाँ पर बिजनेस करने देंगे? साथ ही उन सभी के इंटरेस्ट रेट भी
काफी ज्यादा हाई होते हैं। अगर हमें उन सभी को कम्पीट करना है तो हमें अपने इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो हमें मुनाफा कम होगा। उसे कहता है मैंने सारा कुछ हिसाब लगा लिया है, हम लोग ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे बल्कि बहुत ज्यादा कम करेंगे। मैंने सारा पता लगा लिया है, यहाँ पर जितने भी दूसरे बैंक्स हैं, यहाँ पे जितनी भी गैंग्स हैं, माफिया वाले हैं, तो 30% इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देते हैं, लेकिन मेरा बैंक सिर्फ 12% इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दिया करेगा। सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट हमसे पैसा लेने के लिए आएंगे। मिंग उसे कहता है अगर मैं तुम्हें 12% इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दूं तो क्या तुम मुझसे लोगे? डेंग फेंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, इतने कम इंटरेस्ट पर तो मैं जरूर लूंगा। डेंग फेंग कहता है चलो तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन 12% तो बहुत ज्यादा कम है। 12% इंटरेस्ट रेट रखने से हमें फायदा कैसे होगा? मिंग उसकी बात सुनने के बाद उसे ये तो नहीं बताता कि उसने ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट को यूज करते हुए की है। मिंग हमें बता रहा होता है अपने बैक प्लेस सीन में। मिंग कहता है मैंने यहाँ पर रास्ते में आने में सारा हिसाब कर लिया है, वो भी अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट को यूज करते हुए। मैंने हिसाब लगा लिया है अगर हम लोग 12% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को कर्जा देते हैं तब भी हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, ना सिर्फ थोड़ा फायदा होगा बल्कि बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इतने इंटरेस्ट रेट पर हमारे पास कस्टमर बहुत ज्यादा आएंगे। इसकी वजह से जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखने पर हमारे पास कस्टमर कम आते हैं, इसलिए फायदा भी कम होता है। डेंग फेंग उसे कहता है लेकिन एक बैंक खोलने के लिए हमें फिलहाल बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है शुरुआत करने के लिए। डेंग उसे कहता है इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा के इतना पैसा ले आऊंगा कि एक बैंक ओपन किया जा सके। मैं तुम्हें मंथली 10,000 मार्शल कॉइन्स की सैलरी दूंगा, क्या तुम ये मेरा काम करोगे? फेंग उसे कहता है 10,000 मार्शल कॉइन तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे, मैं जरूर करूंगा। मिंग उसे कहता है लेकिन सिर्फ 2 लोगों से बैंक को नहीं चलाया जा सकता, हमें और भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, लेकिन हमें इतने सारे लोग मिलेंगे कहाँ से? और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 158 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करने शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपना एक बैंक खोलने वाला है और बैंक खोलने के लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत है। सबसे पहले वो डेंग फेंग के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें एक महीने की 10,000 मार्शल कॉइन्स की सैलरी दूंगा, क्या तुम मेरे पास इस जॉब को करना चाहोगे? डेंग फेंग उसे कहता है हाँ मैं तो जरूर करूंगा। फिर डेंग फेंग मिंग को लेकर जिंग चैंग के पास जाता है रेड सन सेक्टर में। जिंग चैंग की तरफ दिखाते हैं जिंग चैंग की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। वो अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी पट्टियों में लिपटी होती है। जिंग चैंग कहता है वो कमीने लोग वो हमेशा मुझे बुली करते हैं। जिंग चैंग बेचारा रेड सन सेक्टर का एक इनर डिसाइपल हुआ करता था, आज इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, वो भी सन गांग की वजह से। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और मिंग और डेंग फेंग अंदर आते हैं। जिंग चैंग उनसे कहता है कौन है वहाँ पर? मिंग उसे कहता है ब्रदर चैन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी जी हालत किसने कर दी? जिंग चैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो, तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मिंग उसे कहता है मेरा नाम जी वूजी है और मैं एक बार पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ, तुम्हें शायद इस बारे में याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम अच्छी तरह से याद हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। साथ ही मिंग सोच रहा होता है मैं जरा जज्बात में बह गया था, अभी मेरी आइडेंटिटी इसके सामने खुल जाती। डेंग फेंग भी उससे पूछता है जिंग चैंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? जिंग चैंग उसे कहता है तुम्हें तो पता है कि हमारे रेड सन सेक्टर का नया लीडर यानी गांग संग है, मास्टर शेंजू ब्रदर जी मिंग के साथ यहाँ से भाग चुके हैं, उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। उस अटैक के बाद हमारे बहुत सारे एल्डर्स मारे गए और बहुत सारे बहुत ज्यादा जख्मी है। अभी भी यहाँ पर पुलिस वर्ड पूल वाले एल्डर्स आते जाते रहते हैं और हमारे एल्डर्स पर अटैक करते रहते हैं। ऊपर से क्योंकि मैं ब्रदर मिंग के बहुत ज्यादा करीब था, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क दी जाती हैं और साथ ही मेरे रिसोर्सेज भी कट ऑफ कर दिए गए हैं। मुझे कोई भी मार्शल कॉइन्स नहीं मिलते। जो भी टास्क होती है जो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है वो मुझे दी जाती है। इन पर खतरा बहुत ज्यादा होता है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते हैं। आदि जिंग चैंग चिल्लाकर उनसे कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कितना ही टॉर्चर करते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि मेरी दोस्ती जी मिंग के साथ थी। मिंग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। मिंग उसकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। डेंग फेंग उसे कहता है फैंटास्टिक डेविएशन सेक्टर में मेरी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे की कमी है, लेकिन हमारा ये दोस्त जिसका नाम जी वूजी है इसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये हमें जॉब भी देना चाहता है। अगर तुम्हारा इरादा हो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमें काफी सारे लोगों की जरूरत है। जिंग चैंग उसे कहता है लोग कैसे पैसा कमाना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई बहुत ही अच्छी टास्क है? डेंग फेंग उसे कहते हैं नहीं, हम लोग किसी मिशन पर यहाँ पे टास्क को पूरा नहीं करने वाले, बल्कि ये जूनियर ब्रदर जी वूजी यहाँ पर एक बैंक ओपन करने वाला है, जो उस बैंक में हमें जॉब देगा। मुझे तो इसने मंथली 10,000 मार्शल कॉइन्स देने का कहा है, तुम्हें भी महीने के 10,000 मार्शल कॉइन्स मिलेंगे अगर हम लोग इसके बैंक में जॉब करते हैं। बताओ क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं? जिंग चैंग मिंग से कहता है जी वूजी मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो। अगर तुम बैंक ओपन करना चाहते हो और बैंक में के लिए किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें तो किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जिसकी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हों। मैं तो सिर्फ फाइटिंग में अच्छा हूँ, मेरा वहाँ पर क्या काम है? मिंग उसे कहता है मैंने
तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे अपने काम के लिए तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है। अगर तुम मेरे बैंक में काम नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, तुम बस ऐसे ही सोचो कि हमने तुमसे ये बात की ही नहीं, इसको एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जिंग चैंग हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहता? वैसे भी मेरी जिंदगी यहाँ पर कौन सा अच्छी गुजर रही है, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी है और मेरे पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। तुम तो मुझे फ्री का पैसा दे रहे हो, मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करूंगा। डैंग वैंग कहता है, सिर्फ 3 लोगों से बैंक ओपन नहीं किया जा सकता, मेरे पास तो एक तुम थे, तुम्हें मैंने रिकमेंड कर दिया, अब तुम हमें कोई लोग रिकमेंड करो जो कि अच्छे भी हो और भरोसे के लायक हो। जिंग चैंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जिंग गैंग और जिपिंग को जाकर ढूंढना चाहिए, वो दोनों भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मिंग के बहुत ही अच्छे दोस्त थे कि वो मिंग के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसी वजह से उनकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी है। अगर तुम्हें अपने लिए और लोग चाहिए तो उन दोनों को जाकर ढूंढो। अगर मैं यहाँ पर बुरे हालात की बात करूँ तो सबसे ज्यादा बुरी हालत तो मास्टर ब्याओफू की है, साथ ही मास्टर टाइमा। तो वो लोग जी मिंग के बहुत ज्यादा करीब थे, वो उसके मास्टर थे, इसी वजह से उन्हें डंजन के अंदर बंद किया गया है और हर रोज उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। ये सब कुछ सन कांग के ऑर्डर पर किया जाता है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन डंजन का दिखाया जाता है। रात के वक्त मिंग डंजन के बाहर आता है जहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। मिंग ने अपने हाथ में पैसों की थैली पकड़ी होती है। मिंग उनसे कहता है, मेरा नाम जी वूजी है, मैं फैंटास्टिक डेविएशन सेक्टर का एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर एक कैदी से मिलने के लिए आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा ये वाला तोहफा काफी ज्यादा पसंद आएगा। वो उसके हाथ से मार्शल कॉइंस की वो थैली ले लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें ये थैली दे दी। इस मार्शल कॉइंस के लिए हम लोग तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते क्योंकि मास्टर सन कांग के आने के बाद यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं उनके हालात काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। हमें पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए हम लोग इन पैसों को लेने के बाद भी तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हें अंदर जाना ही है तो तुम्हें मास्टर सन कांग का टोकन लेकर आना पड़ेगा। मिंग कहता है, लगता है कि तुम सभी ही मास्टर सन कांग के कुत्ते हो। ये सुनते ही वो दोनों गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, लेकिन वो सामने देखते हैं तो मिंग गायब होता है। मिंग उनके पीछे खड़ा होता है और उनसे कहता है, तुम दोनों अकेले मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हो। उसी वक्त उनकी बॉडी के ऊपर दिखाते हैं। मिंग उनकी बॉडी के ऊपर कट लगाकर चला गया होता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। फिर मिंग उस डंजन के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ब्याफू, मास्टर टाइमा और मास्टर गांगसन तीनों को उन्होंने बांध कर रखा होता है। उनके शाओजी रैन भी वहीं पर खड़ा होता है। शाओजी रैन उनके ऊपर कोड़े मार रहा होता है। शाओजी रैन अपने कोड़े से मास्टर ब्याफू को मारता है और कहता है, मास्टर ब्याफू आपने तो बहुत ही पतली सी और छोटी सी आवाज निकाली है, मुझे तो इसमें जरा भी मजा नहीं आया। अगली बार जब मैं आपके ऊपर कोड़ा बरसाऊंगा तो आपको एक जोरदार चीख मारना पड़ेगी। मास्टर ब्याफू से कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी लोग सन कांग के कुत्ते हो, तुम्हारे लोगों की वजह से ही हमारा रेड सन सेक्टर बर्बाद हो गया और अब वो हमारा लीडर बनकर बैठा हुआ है। यकीन करो एक ना एक दिन तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा। शाओजी रैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम लोग सिर्फ बातें कर सकते हो, इसके अलावा तुम लोग क्या कर सकते हो? शाओजी रैन हंसते हुए अपने कोड़े को फिर से मास्टर ब्याफू को मारना शुरू कर देता है। वो मारते हुए कहता है, मास्टर ब्याफू आपको गलत टीम चुनने पर ये सजा दी जा रही है, आपको हमारी साइड पर होना चाहिए था। पर से आपने हाउटियान सेक्टर के एक लड़के को पनाह दी और उसे टीच किया और वो अगली बार जब अटैक करने लगता है मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओजी रैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो? मिंग अपने एक ही हाथ से, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो एक ही हाथ से उसका बाजू तोड़ देता है। शाओजी रैन चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर मिंग उसको सर से पकड़ता है और ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। शाओजी रैन उसे कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह अटैक करने की? मेरे लोग कहाँ पर हैं? साथ मेरे 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। मिंग उसके बालों से पकड़कर उसको ऊपर उठाता और कहता है, जरा पीछे तो देखो, तुम्हारे सारे लोग यहीं पर हैं, तुम भी उनके पास ही पहुंचने वाले हो, यानी कि ऊपर पहुंचने वाले हो। शाओजी रैन बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। लेकिन मिंग उसकी बात नहीं सुनता और उसके सर को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर मिंग आगे बढ़ता है और सबसे पहले मास्टर ब्याफू के हाथ खोल देता है, फिर साथ ही मास्टर गांगसन और मास्टर टाइमा के हाथ भी खोल देता है। मिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और मास्टर ब्याफू को सहारा देता है और साथ ही नाटक करने के लिए मास्टर ब्याफू से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इसे मार क्यों खा रहे थे? मास्टर गांगसन और मास्टर टाइमा दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं, तुमने हमारी जान बचा ली, आखिर तुम कौन हो? मास्टर ब्याफू से कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर जी मिंग के बारे में हमसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो ताकि तुम्हें हाउटियान सेक्टर के स्टूडेंट को पकड़वाने पर इनाम मिल सके, तो हम लोग तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले, तुम्हें हमसे कुछ नहीं मिलेगा। मिंग मास्टर ब्याफू की ये वाली बात सुनने के बाद और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होने के बाद मिंग सोच रहा होता है, ये तीनों मेरा बहुत ज्यादा करते हैं, इन तीनों को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता, इन तीनों की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर मैंने इनको अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बता दिया तो इन तीनों की जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। मिंग उनसे कहता है, लोग जिस भी मिंग की बात कर रहे हो मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये मिंग कौन है। मैंने तुम लोगों को बचाया है क्योंकि तुम तीनों मेरे काम आ सकते हो। मैंने तुम तीनों के बारे में सुना है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा अच्छे हो और आज तुम तीनों को देखकर लग रहा है कि तुम तीनों वाकई में अच्छे हो, जो कि अपने एक डिसाइपल के लिए इतने ज्यादा वफादार हो, जो कि हाउटियान सेक्टर का एक स्टूडेंट है। मिंग अपने पास एक रिंग निकालता है और मास्टर ब्याफू को देते हुए कहता है, इसके अंदर बहुत सारे हीलिंग पिल्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ मार्शल
मार्शल कॉइन्स भी हैं जो कि आपके लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि हील होने के बाद जब मैं एक बैंक ओपन करूंगा तब आप वहाँ पर आकर मेरे साथ काम करें, बैंक ओपन करने में मेरी मदद करें। आप तीनों एल्डर्स को 1 महीने के 20,000 मार्शल कॉइन सैलरी दूंगा। आपको ये सारी डिटेल्स रिंग चैंग से पता चल जाएंगी। मैंने आपको ये रिंग पहले से दे दी है। अगर आप लोग जैन काउंटी को छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे बैंक में काम करना चाहते हैं तो फिर मेरे नए ऑर्डर्स का इंतजार करना और फिर जिंग चैंग की बताई हुई जगह पर आ जाना। तो तीनों एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिंग चैंग के रूम का। सारे स्टूडेंट और एल्डर्स वहाँ पर आ जाते हैं। मिंग कहता है सब लोग यहाँ पर आए हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम सभी लोगों ने ये बात का फैसला कर लिया है कि तुम लोग बैंक बनाने में मेरी हेल्प करोगे। मिंग अपने पास से एक और रिंग निकालता और कहता है इस रिंग के अंदर 500,000 मार्शल कॉइन्स हैं और ये सब तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हें 6 महीने की एडवांस सैलरी दे रहा हूँ। तुम इस सारी सैलरी को यूज करते हुए अपने घर वालों, अपनी फैमिली के लिए सेटलमेंट क्रिएट कर लो, यानी कि उनको जो भी चीजें चाहिए वो सारी उनको दे दो। साथ ही इन 6 महीनों में तुम्हें ये सब काम करने हैं। तुम्हें जितने भी अंडरग्राउंड बैंक्स हैं और दूसरे लोन शार्क्स हैं उन सभी पर ध्यान रखना है, तुम सभी को नोटिस करना है। तब अपने लिए मैं एक बिल्डिंग किराए पर ले लूंगा जहाँ पर हम लोग बैंक स्टार्ट करेंगे। तुम सभी को वहाँ पर आकर काम करना होगा। मास्टर ब्यावफू से कहते हैं क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हम लोग तुम्हारे 500,000 मार्शल कॉइन्स को लेकर भाग न जाएं? डेंग फेंग उनसे कहता है एल्डर ब्यावफू, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। जी वूजी के पास एक अंकल है जिनका नाम जी जॉन बिंग है। वो एक मार्शल सेंट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ताकि हमारे मास्टर की भी उसके सामने नहीं टिक सकते, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। मिंग उनसे कहता है तुम लोगों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे मार्शल अंकल तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये 500,000 मार्शल कॉइन्स ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ देते हो, बैंक चलाने में मेरी हेल्प करते हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इसलिए तुम लोगों को ये खुद ही डिसाइड करना है कि तुम्हें पैसे लेकर भागना है या फिर मेरा साथ देना है। मास्टर ब्यावफू हंसते हुए कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो। कुछ भी तुमने कहा है अगर ये वाकई में सच हो सकता है तो हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। साथ ही मास्टर ब्यावफू कहते हैं ये लड़का जब बात कर रहा है तो मुझे इसके अंदर से ये मिंग की झलक पड़ रही है। मैं मिंग को ज्यादा याद करता हूँ इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मिंग चैंग उन सब से कहता है चलो फिर ठीक है हम लोग अपना बैंक बनाते हैं। तो मिंग के पास उसके एम्प्लॉइज तो आ चुके हैं, लेकिन मिंग को एक बैंक बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बिल्डिंग किराए पर लेना होगी। उसके बाद उसके पास इतने ज्यादा मार्शल कॉइन्स होने चाहिए ताकि वो शुरुआत में लोगों को कर्जा दे सके। अभी के लिए मिंग के पास ये दोनों ही चीजें नहीं है। इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए वो दोबारा से कांगो सिटी में जाएगा। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 159 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के एपिसोड 160 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपना एक बैंक शुरू करने वाला है, लेकिन बैंक शुरू करने के लिए उसे एक दुकान की जरूरत है और साथ ही उसे बहुत सारे पैसों की भी जरूरत है ताकि वो शुरुआती तौर पर कुछ लोगों को कर्जा दे सके। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कांगो सिटी में चला जाता है। मिंग बिमिंग से कहता है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर जॉन्टियान होली लैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था तब मैंने कुछ नोटिस किया था। मुझे लगता है कि कांगो सिटी डोंकी अकेडमी के सिटी से बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, यहाँ पर लोगों के पास ज्यादा पैसा है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये वाला इलाका बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, वो सिर्फ इसलिए कि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। डोंकी अकेडमी का जो की सिटी है वो एक वेसल स्टेट है हमारी किंगलोंग डायनेस्टी की, जबकि कांगो सिटी ये वेसल स्टेट नहीं बल्कि एक किंगडम है किंगलोंग डायनेस्टी की। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर किंगलोंग डायनेस्टी में टोटल 19 वेसल स्टेट्स है और इसके अलावा 3 किंगडम्स है जो की अपनी तौर पर इंडिपेंडेंट है। और उन 3 किंगडम में से कांगो सिटी भी एक किंगडम है। चाहे एक वेसल स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन क्यों ना हो, उनके रिसोर्सेज एक किंगडम की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे कि की सिटी में सिर्फ एक ही डोंकी अकेडमी है, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी पावरफुल अकेडमी नहीं है। जबकि यहाँ पर कांगो सिटी में जॉन्टियान होली लैंड है, यहाँ पर इस वक्त लेंसू है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये किंगडम उससे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इस वक्त आप जिस गली के अंदर खड़े हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी है। अगर आपको यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको हर महीने लाखों मार्शल कॉइन्स का रेंट पे करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं उस हिसाब से उतना ही ज्यादा किराया बढ़ता जाएगा। यहाँ तक कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका बिलियंस में किराया है। मिंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसे कहता है तो लास्ट टाइम जिस रेस्टोरेंट के अंदर मैं गया था तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसका किराया 1 बिलियन मार्शल कॉइन्स होगा। मिंग कहती है हाँ मास्टर यहाँ पर वाकई में किराया बहुत ज्यादा है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा किराया होगा उतना ही ज्यादा इनकम होगी। यानी कि वो होटल वाले अगर 1 बिलियन किराया देते हैं तो वो कम से कम इतना ही निकाल भी लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कमाई कम होगी
होगी तो फिर लोग यहाँ पर आकर दुकानें लेंगे ही नहीं। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता चली? क्या ये सारी की सारी बातें उस भिखारी की मेमोरी से तुम्हारे पास आती है? बिमिंग कहती है, नहीं मास्टर, उस भिखारी की मेमोरीज में तो सिर्फ औरतें और गैम्बलिंग ही है। तो वो बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान था, इसके अलावा बहुत ही लालची भी था। ये सारी की सारी बिजनेस की बातें ये तो मेरा पुराना मास्टर जिसका नाम टोंगटियान था, मास्टर टोंगटियान मुझसे बताते रहते थे आगे बिजनेस की बातें, क्योंकि वो बहुत ही समझदार इंसान थे। वो बूढ़े मास्टर हमेशा ही बहुत ज्यादा बोरिंग बातें करते थे, वो बहुत ज्यादा बोर हो जाते थे और उनके पास करने का कुछ नहीं होता था, तो वो मुझे बिठा लेते और मुझसे बातें करना शुरू कर देते। हालांकि मुझे उनकी किसी भी बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस हूँ मुझे उनकी बात सुनना पड़ती। मिंग से कहता है, लेकिन तुम्हारा मास्टर टोंगटियान वो तो एक मार्शल गार्ड था, क्या उसे भी इसी तरह के तरीके यूज करके पैसे कमाना पसंद था? मिंग कहता है, चलो छोड़ो, पहले हमें यहाँ पर एक छोटी सी शॉप ढूंढना होगी ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा कमा सके और उसके बाद हम बैंक ओपन करेंगे। तो यहीं पर बहुत सारी दुकानों के बीच में एक छोटी सी दुकान मिंग अपने लिए खरीद लेता है। वो इतनी छोटी है कि आपको दिखाई भी नहीं दे रही। काफी सारे लोग उसके सामने से गुजरते हुए उसके बोर्ड के ऊपर नाम पढ़ते हैं। उसकी दुकान के ऊपर उसने बोर्ड का नाम लिखा होता है, मेकिंग मनी। सारे ये देखकर इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं, लगता है किसी बहुत ही अनसीनियस बंदे ने इस दुकान को ओपन किया है। एक तो ये दुकान बहुत ज्यादा छोटी है और उसके ऊपर से इसका नाम देखो, मेकिंग मनी। वैसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी इस दुकान में जाने के बाद पैसा बना सकता है, इसलिए कोई भी उसकी दुकान के अंदर नहीं जाता। मिंग अंदर बैठा होता है और बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग ये शॉप बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी ये एक महीने के 1.2 मिलियन मार्शल कॉइंस रेंट के तौर पर देने पड़ेंगे। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपने ये शॉप क्यों ली है? क्या आप यहाँ पर अपने टैलिस्मन्स को बेचने वाले हैं जो आप रे फॉर्मेशन की मास्टरी जानते हैं, इससे आप टैलिस्मन बनाकर बेचेंगे? मिंग से कहता है, हाँ मैं उन सारे टैलिस्मन्स को बेचने वाला हूँ। मैंने 9000 साल लगाकर फॉर्मेशन की मास्टरी को सीखा है और इस वक्त यहाँ पर ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो कि इस तरह के टैलिस्मन्स को बना सके। अगर मेरे पास मटेरियल्स होंगे तो मैं बहुत ही जल्दी इस तरह के टैलिस्मन्स बनाकर बेच सकता हूँ और बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मैंने अपनी टाइशी डिवाइन आर्ट को यूज करते हुए इस सभी चीजों का हिसाब भी लगा लिया है। इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए वन टाइम टैलिस्मन्स को बेचना ये काम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इस तरह की फॉर्मेशन भी नहीं बना सकता, और अगर कोई बना सकता है तो वो कोई बूढ़ा मास्टर होगा। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आकर अपनी शॉप ओपन करने वाला है। बहुत ही कम लोगों को फॉर्मेशन की समझ होती है और जितने भी लोगों को फॉर्मेशन बनाना आती होंगी वो बहुत ज्यादा बूढ़े मास्टर्स होंगे और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा कम होती है। क्या तुमने यहाँ पर इस पूरे सिटी में और कोई टैलिस्मन्स वाली दुकान देखी है? नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर इस पूरे सिटी में कोई और अरे मास्टर है ही नहीं। तुम्हें ये बात तो पता होगी कि चीज जितनी ज्यादा रेयर होती है उसकी अहमियत उतनी ज्यादा होती है। यहाँ पर जितने भी फॉर्मेशन वाले मास्टर्स हैं, बूढ़े मास्टर्स, उन सभी को पावरफुल फोर्सेज अपने साथ ले गई होंगी। ठीक है, जितने भी पावरफुल अमीर लोग हैं वो उन्हें अपने लिए हायर कर लेते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे मार्शल कॉइंस मिलते हैं सैलरी के तौर पर, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर आकर दुकान खोलने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के काम में मुझे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम मिलेगा। मेरे सामने कोई भी आकर दुकान ओपन नहीं करेगा। बिजनेस तभी ठप हो पाएगा जब मेरे सामने आकर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर अपनी फॉर्मेशन की दुकान को ओपन करेगा। इसलिए इस काम में तो फायदा ही फायदा है। मिंग इन सारी बातों के बारे में सोचने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, बहुत ही जल्दी मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है और उसके बाद मैं उन सारे पैसों को मैरिज टैली में जाकर मैरिड के साथ एक्सचेंज करूंगा, अपने पेरेंट्स को रिकारनेट कर लूंगा और उसके बाद मेरे पास जितने मार्शल कॉइंस बचेंगे मैं उन सभी को यूज करते हुए ये सारे मटेरियल्स खरीद लूंगा कि एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाकर बड़ी दुनिया के अंदर जा सकूं। जबकि बिमिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मास्टर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। मिंग बहुत ज्यादा खुश होता है। मिंग कहता है, पैसे जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैंने अपने पर्स को ओपन कर दिया है, अब मेरे पर्स में आकर गिरना शुरू हो जाओ। और यहीं पर कहानी सुनाने वाला कहता है, हालांकि मिंग का प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था और वाकई में उस गली में फॉर्मेशन को बनाने वाली या फॉर्मेशन को बेचने वाली और कोई भी दुकान नहीं थी। मिंग ने सारे का सारा हिसाब लगाया हुआ था, लेकिन ये सब कुछ तो उसे अपनी दुकान को ओपन करने के बाद पता चला। रियलिटी वैसी नहीं होती जैसे कि वो सोच रहा है। बिजनेस करना इतना भी आसान काम नहीं है। एक सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद भी मिंग के पास कोई भी कस्टमर नहीं आता, एक भी कस्टमर नहीं आता। मिंग बैठा बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है। मिंग कहता है, मेरे पास तो कोई गेस्ट भी नहीं आया, कस्टमर तो दूर की बात है। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग अब मुझे बताओ कि मेरे प्लान में गलती कहाँ पर हुई? मैंने सारे का सारा हिसाब लगाया हुआ था, यहाँ पर और कोई टैलिस्मन्स वाली शॉप भी नहीं है, मेरे पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? ये सब कुछ गलत कहाँ पर हो गया? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही, आप जो टैलिस्मन बनाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कंपटीशन भी नहीं है, यानी कोई भी दूसरी अरे फॉर्मेशन वाली शॉप नहीं है, फिर आपके पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे इसकी वजह तो ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आएगा और मैं कोई टैलिस्मन नहीं बेचूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ही एडवांस में इस शॉप का रेंट दे दिया हुआ है। ऊपर से टैलिस्मन बनाने के लिए मैंने बहुत सारे मटेरियल्स खरीदे हैं, वो सारे का सारा मुझे नुकसान हो जाएगा। भागता हुआ बाहर जाता है और बाहर एक लड़का गुजर रहा होता है। वो उसे कहता है, एल्डर ब्रदर प्लीज यहाँ पर रुको, जबकि तुम इस बाजार में आ ही
गए हो तो क्यों ना तुम मेरी दुकान के अंदर चलो और जाकर मेरे टेलिस्मन्स को देखो। मैं एक बहुत ही अच्छा टेलिस्मन मास्टर हूँ और मैंने एक बहुत ही अच्छे टेलिस्मन्स बनाए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम उनको यूज करोगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम किसी भी फाइट को जीत सकते हो। हर तरह की फॉर्मेशन बना सकता हूँ, जिस तरह की फॉर्मेशन के टेलिस्मन तुम्हें चाहिए मैं उस तरह के तुम्हें बनाकर दे सकता हूँ। वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुमने कहा कि उन सभी को तुमने बनाया है? तुम्हारी शक्ल को देखकर तो लगता है कि तुम सिर्फ लड़कियां ही बता सकती हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तुम एक टेलिस्मन मास्टर कैसे हो सकते हो? ऊपर से जरा अपनी शॉप के नाम की तरफ तो देखो, मेक मनी। तुम्हें लगता है कि इस तरह की शॉप को देखने के बाद कोई तुम्हारे टेलिस्मन की दुकान में टेलिस्मन खरीदने के लिए आएगा? कि तुम बहुत ज्यादा अनसीरियस हो और यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ताड़ने के लिए बैठे हुए हो। मिंग से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी होटल में जाकर अपने लिए कोई लड़की बिठानी चाहिए जितना हैंडसम तुम्हारा फेस है, इसलिए यहाँ पर बैठकर अपना टाइम जाया मत करो, तुम्हारी दुकान में कोई भी नहीं आएगा। और वो आगे चला जाता है। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग तुमने क्या किया? तुमने मुझे किस तरह का चेहरा दे दिया है? मेरे चेहरे की वजह से मेरी दुकान में कोई नहीं आ रहा। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर चलो कम से कम आपको एक बात का तो पता चल ही गया है, अब इस तरह के बिजनेस में ज्यादा कामयाब नहीं है, आपको जाकर लड़कियां बिठानी चाहिए। मिंग उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसकी गाल खींचते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि तुम्हारे पुराने मास्टर टोंगटियान तुमसे बहुत सारी बातें करते थे, उसने भी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया होगा। तुम हमेशा उस भिखारी की इस ठरकी पड़ने वाली बातें क्यों मेरे साथ करना शुरू कर देती हो? अपने मास्टर टोंगटियान की बातें भी तो मुझसे किया करो। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे नहीं पता, मेरे पास फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ पर कौन सी बात करनी है। मिंग उसे कहता है, चलो हमें कम से कम एक वजह का तो पता चला कि मेरा चेहरा एक वजह है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग मेरी शॉप पर नहीं आते। ये एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन वाली शॉप है तो यहाँ पर एक बूढ़े मास्टर को होना चाहिए। मिमिंग से कहता है, मिमिंग चलो मेरे साथ स्टोर के अंदर चलो, हम लोग अंदर चल के कुछ तैयारी करते हैं। और थोड़ी देर के बाद मिंग एक बूढ़ा मास्टर बन के बाहर निकल आता है और साथ ही अपनी शॉप का नाम भी चेंज कर देता है। मिंग कहता है, अब जबकि मैं एक बूढ़ा मास्टर बन गया हूँ तो लोग समझेंगे कि एक शॉप बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए लोग यहाँ पर आएंगे मेरे पास से टेलिस्मन खरीदने के लिए। नेक्स्ट सीन फिर से 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। मिंग बेचारा फिर से उदास बैठा होता है क्योंकि उसकी शॉप में कोई भी नहीं आ रहा। मिंग मिमिंग से कहता है, मिमिंग अब तो मैं एक बूढ़ा मास्टर भी बन गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शॉप में कोई भी टेलिस्मन खरीदने के लिए क्यों नहीं आ रहा? मिमिंग अपने मास्टर की अपीयरेंस को चेंज करती है और कहती है, मास्टर मुझे तो ये नहीं पता कि आपके पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारा दिन स्टोर में बैठे रहने से कुछ मिलने वाला है, चलो बाहर चल के वॉक करके आते हैं। मिंग मुझसे कहता है, चलो ठीक है वॉक करके आते हैं। उसी वक्त उनकी बाहर वाली दीवार के साथ कोई टकराता है। मिंग उठकर बाहर आ जाता है। मिंग कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? बाहर आता है तो बाहर 2 लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग वहाँ पर इर्द गिर्द खड़े होते हैं। मिंग कहता है, अब ये दोनों मेरी दुकान के सामने आकर फाइट करना शुरू कर दी, इन दोनों की वजह से मेरी शॉप में और कोई भी नहीं आएगा। तो देखते हैं कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है। वहाँ पर मजमे के सेंटर में 2 लोग होते हैं, एक का नाम सनफीटियान होता है, एक का नाम लीडुन डी होता है। लीडुन सनफीटियान से कहता है, तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे रूम में जाने की, पर मेरी बीवी सोई हुई थी। तुम बहुत बड़े कमीने हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने इतनी गंदी हरकत की कैसे? सनफीटियान उसे कहता है, लीडुन डी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हारी भाभी के रूम में गया था कि इन दोनों की बीवियां आपस में जुड़वा बहने हैं और उनकी शक्लें आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सनफीटियान उसे कहता है, मैं अपनी वाइफ के रूम में गया था और मुझे क्या पता था कि तुम्हारी वाइफ भी उसी रूम में है। तुम्हारी वाइफ ने कहा कि रात के वक्त उसको फ्लू हो गया था, इसलिए वो उठकर अपनी वाइफ के रूम में चली आई। मैंने तो अपने रूम में जाना ही था, सिर्फ एक मिस्टेक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ऐसी इस बात को इतना बड़ा बना रहे हो। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आप इन दोनों को यहाँ से इतनी आसानी से नहीं हटा पाएंगे क्योंकि ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स हैं और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इन दोनों को यहाँ से भगा सके। मिंग उसे कहता है, इस शहर में फाइटिंग करना फॉरबिडन है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ बातों बातों में ही झगड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले सिचुएशन को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, इन दोनों को कैसे यहाँ से भगाना है। तो यहाँ पर मिंग इन दोनों को ही अपनी पहली टेलिस्मन रेस फॉर्मेशन बेचेगा कि मिंग इन दोनों की फाइट का फायदा उठाने वाला है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 160 का एंड करती है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। 61 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपनी दुकान को छोड़कर बाहर निकलता है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। वहाँ पर 2 लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। मिंग भी उन दोनों की फाइट देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स हैं, इन दोनों को यहाँ से हटाना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिंग उसे कहता है, चलो थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक तमाशा देखते हैं और देखते हैं शायद इनकी फाइट से मुझे कुछ फायदा हो जाए। उन दोनों की फाइट इस बात पर हो रही होती है। एक बंदा दूसरे वाले से कहता है कि तुम रात के वक्त मेरी वाइफ के
रूमर गए थे। दूसरे वाला उसे कहता है नहीं, मैं तो अपनी वाइफ के रूम में गया था, तुम्हारी वाइफ को फ्लू हो गया था इसलिए वो मेरी वाइफ के रूम में आई हुई थी। दोनों की वाइफ्स क्योंकि जुड़वा बहनें हैं इसलिए उन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, तो इन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन पहले वाला तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो उसे कहता है फिर भी तुम मेरे रूम के अंदर तो गए, तुमने मेरी वाइफ को टच किया। दूसरा उसे कहता है यार मुझे इस बारे में नहीं पता था कि मेरी वाइफ और तुम्हारी वाइफ दोनों जुड़वा बहनें हैं, मुझे नहीं पता था, दोनों एक जैसी दिखती हैं। ऊपर से मैंने उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया, मैंने उन दोनों को वहाँ पर देखा तो बस उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत ही की थी। मेरे सिर्फ उसके साथ बात करने पर तुम पूरी रात मेरा पीछा करते रहे हो, तुम तो बहुत बड़े कमीने हो। ली डून उसे कहता है तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा कि आधी रात के वक्त तुम मेरी वाइफ के रूम में गए और वहाँ पर जाकर सिर्फ उसके साथ बात की। हाँ तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाला। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ लाइफ और डेथ मैच की। आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, हम दोनों लाइफ एंड डेथ मैच खेलेंगे। सन व्यू से कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, अगर तुम मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल खेलना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों में से आज एक ही जिंदा बचेगा। देखने वाले भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो लाइफ एंड डेथ मैच होने वाला है, ये तो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम फाइटिंग देखने को मिलती है, तो इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर इस जगह पर गली में फाइट नहीं कर सकते, इन दोनों को स्पेशल अरीना में जाना पड़ेगा जहाँ पर जाकर ये एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं और हम लोग भी इनके साथ ही जाएंगे इस मैच के रिजल्ट्स देखने के लिए। जबकि मिंग सोच रहा होता है ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे लगता है कि मैं इन दोनों को अपने तलिस्मन्स बेच सकता हूँ। मिंग भीड़ के बीच में से निकलता है और कहता है तुम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम दोनों से बात करनी है, तुम दोनों को इतनी क्या जल्दी है, पास कुछ बहुत ही अच्छा है जो तुम्हें चाहिए होगा। लीडू से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि मेरी हेल्प कर सके इसे जीतने में। जल्दी से अपने पास एक टेलिस्मन निकालता है और उसे कहता है हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये एक प्रोटेक्टिव टेलिस्मन है, यहाँ पर पास एक सिंबॉलिक रे शार्प है, वो मेरी है। इस 4th लेवल के एम्यूलेट को मैंने बनाया है, इस टेलिस्मन को एक्टिवेट करने के बाद एक 4th लेवल के अटैक को तुम बहुत ही आसानी से डॉज कर सकते हो और ब्लॉक कर सकते हो। ये टेलिस्मन बहुत ज्यादा सस्ता है, मैं तुम्हें ये सिर्फ 30,000 मार्शल कॉइंस में दे दूंगा। लीडू से कहता है 30,000 मार्शल कॉइंस तो काफी ज्यादा है, वो भी सिर्फ एक टेलिस्मन के लिए। मिंग से कहता है यहाँ पर तुम्हारी जान का सवाल है, अगर तुम इसके साथ फाइट करके मर जाओगे तो फिर 30,000 मार्शल कॉइंस का क्या करोगे, इसलिए जल्दी से इसको खरीद लो, ये तुम्हारे बहुत सा काम आएगा। ये सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, इसके अंदर एक रेप फॉर्मेशन है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। अगर आज तुम इस लड़के के हाथों से मर जाओगे तो फिर तुम्हारी वाइफ भी इसकी हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मार्शल कॉइंस और ना ही वाइफ। बात सुनते ही लीडून चिल्लाकर से कहता है हाँ मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 30,000 मार्शल कॉइंस देता हूँ, ये टेलिस्मन मुझे दे दो। और वो उसके हाथ से वो टेलिस्मन ले लेता है। सनवी मिंग से चिल्लाकर कहता है तुम तो एक बिजनेसमैन हो, यहाँ पर तुम्हारी एक शॉप है, अभी भी तुमने कहा है तो तुम्हें न्यूट्रल होना चाहिए, अगर तुम इसको कोई चीज बेच रही हो तो फिर तुम्हें मुझे भी बेचनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शॉप ऑनर सिर्फ एक ही बंदे को फेवर करे। तुमने 30,000 मार्शल कॉइंस का उसे एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बेचा है तो मुझे भी कुछ बेचो, अटैक करने के लिए चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मिंग भागता हुआ उसके पास चला जाता है और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं मैं तुम्हें हर चीज बेचूंगा जो तुम्हें चाहिए। मिंग उसे कहता है मेरे पास एक अटैक टाइप की फॉर्मेशन है, मैंने उस बंदे को एक 4th लेवल की फॉर्मेशन टेलिस्मन दी है, जो मैं फॉर्मेशन टेलिस्मन देने वाला हूँ वो उसकी 4th लेवल की टेलिस्मन को तोड़ सकता है, लेकिन इसकी कीमत उससे थोड़ी सी ज्यादा है। मिंग अपने पास एक नाइफ निकालता है जिसके ऊपर एक टेलिस्मन लिपटा होता है। मिंग उसे कहता है अगर तुम इस नाइफ को यूज करोगे तो तुम उसकी फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो, उसकी कीमत 35,000 मार्शल कॉइंस है। सनव्यू से कहता है ठीक है मुझे ये चाहिए, मैं 35,000 मार्शल कॉइन में तुमसे ये खरीद लेता हूँ। लीडून ये देखकर गुस्सा हो जाता है और मिंग से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले तुमने मुझे एक प्रोटेक्टिव अरे फॉर्मेशन बेची और उसके बाद तुम उसे एक नाइफ बेच रही हो ताकि वो मेरी फॉर्मेशन को तोड़ सके। मिंग उसके पास जाता है और कहता है मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसे उतनी ही अच्छी चीज बेचूंगा, अगर तुम्हारे पास और ज्यादा पैसे हैं तो तुम मुझसे इससे भी ज्यादा आला क्वालिटी के एक टेलिस्मन खरीद सकते हो। यहीं पर सनफी जली पर तेल छिड़कने का काम करता है। सनफी हंसना शुरू कर देता है और लीडून से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हो, मैं अभी सिर्फ 30,000 मार्शल कॉइंस को खर्चा है और तुम्हें लगता है कि तुम फाइट में मुझे हरा सकते हो और तुम इस बेचारे बिजनेसमैन पर भी इल्जाम लगा रहे हो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम एक गरीब बंदे हो, मेरे सामने अपने सर झुकाओ और माफी मांगकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लीडून उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इस बात का फायदा उठाने के लिए मिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है मेरे पास एक लेवल 5 का टेलिस्मन है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, ये तुम्हारी रक्षा के लिए है, अगर तुम इसको खरीद लेते हो। उसको मैंने जो नाइफ दिया है उसके नाइफ के तुम 5 अटैक्स को बर्दाश्त कर सकोगे, ये बहुत ही सस्ता है, तुम्हें सिर्फ 80,000 मार्शल कॉइंस में मिल जाएगा। लीडून उसके हाथ से वो फॉर्मेशन टेलिस्मन ले लेता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें 80,000 मार्शल कॉइंस देता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गरीब कहने की। फिर मिंग दोबारा से सनफी के पास जाता है और अपने पास एक और नाइफ निकालता है जिसके ऊपर एक टेलिस्मन लगा होता है। मिंग उसे कहता है ये लेवल 5 का टेलिस्मन है, ये उसकी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए बहुत ही काम आएगा, तुम इसको खरीद लो, लेकिन इसकी प्राइस उससे ज्यादा है। वो उसकी प्राइस भी नहीं सुनता और उसे कहता है ठीक है मैंने इसको खरीद लिया, ये मुझे दे दो, भाई कितना ही महंगा टेलिस्मन क्यों ना हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ले आओ, मैं सब कुछ खरीदूंगा। लीडून भी मिंग से कहता हाँ तुम्हारे पास जो कुछ भी है जितना महंगा है वो मेरे पास लेकर आओ,
मैं भी उसे खरीद लूंगा। मिंग उन दोनों की बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है आज तो बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, चलो जल्दी से इन्हें सब कुछ बेच देते हैं। अपने देखने वाले समझ जाते हैं, वो कहते हैं बिजनेसमैन तो इन दोनों का फायदा उठा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा होशियार है। दोनों की फाइट में इसका बहुत ज्यादा फायदा हो गया है और मिंग उनको अपने काफी सारे तलिस्मन बेचने के बाद वापस अपनी शॉप के अंदर आ जाता है और रिलैक्स होकर बैठा होता है। मिंग कहता है आज मैंने जितने भी तलिस्मन बनाए थे वो सारे के सारे मैंने बेच दिए, हालांकि वो ज्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने काफी सारा पैसा कमाया है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और इसे चलाने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि हर रोज इस तरह का मौका नहीं मिलने वाला, हर रोज तो कोई यहाँ पर अगर फाइट नहीं करेगा। मिंग उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, अब हर रोज तो कोई यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज नहीं करने वाला। मिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे अपनी इस शॉप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इससे जरा भी फायदा नहीं हो रहा। फिर साथ ही मिंग वहीं पर सो जाता है और कहता है चलो छोड़ो इसको, कल सुबह उठकर इस बारे में सोचेंगे कौन सी नई शॉप ओपन करनी है। मिंग अभी वहीं पर सो ही रहा होता है कि उसी वक्त उसके दरवाजे पर जोर जोर से नाक होना शुरू हो जाती है। मिंग कहता है इस वक्त सुबह सुबह कौन आ गया होगा। मिंग उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके दरवाजे के बाहर रश लगा होता है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो सारे के सारे उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर टेलिस्मन को खरीदने के लिए आए हैं। लाइफ एंड डेथ मैच में सनफी और ली डून ने जो टेलिस्मन यूज किए थे हमें पता चला है कि वो सारे टेलिस्मन तुम्हारी शॉप से गए हैं, इसलिए हम सब लोग उन टेलिस्मन को खरीदने के लिए आए हैं, क्या तुम्हारे पास है या नहीं। जैसे कोई उसे कहता है मुझे 5th लेवल का अटैक टाइप का टेलिस्मन चाहिए, कोई उसे कहता है मुझे एक 4th लेवल का डिटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए। मिंग उन सभी की बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग उनसे कहता है जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी तो उठा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बेचने के लिए, जरा इंतजार करो। वो सारी की सारी बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती है और मिंग से कहते हैं चलो जल्दी करो पहले मुझे दो। कोई उसे कहता है मुझे अपने मिशन के लिए एक 6th लेवल की अरे फॉर्मेशन चाहिए, एक उसे कहता है मुझे एक 6th लेवल के बीच को पकड़ने के लिए किलिंग अरे चाहिए। मिंग उन सब से कहता है जरा एक एक करके बोलो, मुझे तुम सबकी समझ नहीं आ रही, तुम सब लोग लाइन बना लो, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो जो तुम्हें चाहिए। यहीं पर मिंग के मास्टर को इसकी तरफ भी दिखाती है। मिंग के पास वहाँ पर ढेर लगना स्टार्ट होता है और शाम होने तक उसके पास एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है, वो बहुत सारे पैसे कमाता है। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है फिर ऐसा कैसे हो गया, अचानक मेरी शॉप में इतना ज्यादा रश कहाँ से आ गया, ये सारे लोग यहाँ पर कैसे आ गए, बस जितना कुछ भी था वो सारे का सारा मैंने बेच दिया है। लास्ट में मिंग की दुकान में सिर्फ एक ही कस्टमर बचता है। उस कस्टमर ने अपने हाथ में किलिंग अरे टेलिस्मन पकड़ा होता है। वो कहता है इस टेलिस्मन के साथ मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ, यानी कि मैं अपना बदला बहुत ही आसानी से ले सकता हूँ। मिंग उसके पास जाता है और उसे कहता है जूनियर ब्रदर मुझे ये बताओ आज तुम्हें मेरे स्टोर के बारे में पता कैसे चला, कल तक तो मेरे स्टोर में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था, फिर आज इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। वो जूनियर ब्रदर उसे कहता है मैं तो काफी ज्यादा डर गया था, पता नहीं किसने मेरे कंधे पे आके हाथ रख लिया, तुम तो शॉपकीपर हो, क्या तुम्हें पता है कि कल लाइफ एंड डेथ मैच में क्या हुआ। मिंग उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। जूनियर ब्रदर उसे कहता है कल लाइफ एंड डेथ मैच में 2 लड़कों की फाइट थी, एक का नाम सनफी था और एक का नाम ली डून था। उन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया था लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए, लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर फाइट करने के लिए गए तो उन दोनों के पास बहुत ही कमाल के टेलिस्मन थे, एक के पास प्रोटेक्टिव टेलिस्मन थे जबकि दूसरे के पास अटैक करने वाले टेलिस्मन थे। देखने वालों को पहले तो लगा था कि ये फाइट बहुत ज्यादा फियर्स होने वाली है और ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी फाइट पूरे 3 घंटे तक चली कि उन दोनों के पास जो टेलिस्मन फॉर्मेशन थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अटैक वाली फॉर्मेशन भी बहुत ही पावरफुल थी, जबकि दूसरी तरफ से प्रोटेक्शन वाली टेलिस्मन अरे थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत देर तक अटैक करते रहे और एक दूसरे से बचते रहे और आखिरकार 3 घंटे की फाइट करने के बाद उन दोनों में आपस में सुलह हो गई। जो लाइफ एंड डेथ मैच वहीं पर खत्म हो गया। इन देखने वालों को इस बात का अंदाजा हो गया कि वो लोग जिस तरह के टेलिस्मन को यूज कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम लोग मिशन में उनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए हो या फिर अटैक के लिए हो। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि वो टेलिस्मन वो कहाँ से खरीद कर लाए हैं, तो उन्होंने हमें तुम्हारी शॉप का बताया और फिर ये सभी लोग यहाँ पर हमारे पास से टेलिस्मन खरीदने के लिए आ गए हैं। तुम्हारे टेलिस्मन की क्वालिटी वाकई में बहुत ज्यादा बढ़िया है। जूनियर ब्रदर से कहता है मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया है, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे अरे फॉर्मेशन खरीदने के लिए आऊंगा तो तुम्हें मुझे डिस्काउंट देना होगा। मिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अच्छा डिस्काउंट दूंगा। फिर वो जूनियर ब्रदर भी उसकी शॉप से बाहर चला जाता है। अब उसकी शॉप में और कोई भी कस्टमर नहीं है। मिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने पैसे के ऊपर ही लेट जाता है और कहता है इसका मतलब मैं जो टेलिस्मन अरेज बना रहा हूँ ये सारी की सारी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, इसीलिए तो लोग मेरी क्वालिटी को देखकर यहाँ पर मुझसे टेलिस्मन खरीदने के लिए आए हैं। लेकिन मसला ये था कि मैंने अपनी पब्लिसिटी ठीक से नहीं करवाई थी, जबकि मेरे बारे में न्यूज फैल रही है कि यहाँ पर एक शॉप ओनर है जो कि बहुत ही सस्ते टेलिस्मन बेच रहा है और बहुत ही पावरफुल और अच्छी क्वालिटी के। बहुत ही जल्दी यहाँ पर और बहुत सारे लोग आएंगे, इसी तरह यहाँ पर फैल दी जाएगी और पूरे कांगो सिटी में फैल जाएगी। उसके बाद मेरे कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मिंग कहता है मैंने आज एक ही दिन में 10 मिलियन मार्शल कॉइंस कमा लिए हैं, तो मुझे बस एक ही काम करना है, मुझे अपने स्टोर के बारे में पब्लिसिटी करनी है, बहुत सारे लोगों को बताना है कि मैं बहुत ही अच्छी अरे फॉर्मेशन बनाता हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 161 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
रिवेंज सीकर के एपिसोड 162 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिंग की शॉप चल पड़ी है क्योंकि उसने 2 लोगों को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए बहुत सारी तलिस्मन अरेज बेची थी। वहाँ पर जितने भी लोग उस मैच को देखने के लिए गए थे उन्हें पता चला कि इसके पास जो तलिस्मन अरेज हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं। फिर उन्होंने उससे शॉप ओनर का पूछा और वो सारे मिंग की शॉप पर आ गए इन तलिस्मन अरेज को खरीदने के लिए। यहीं पर कहानी बताने वाला कहता है मिंग ने एक ही दिन में 10 मिलियन मार्शल कॉइन्स की रे फॉर्मेशन को बेचने के बाद रात के वक्त उठकर दोबारा से नई तलिस्मन और अरे फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट की क्योंकि एक दिन में उसने अपने सारे के सारे स्टॉक को बेच दिया था और उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। अगले दिन सुबह सुबह उसके पास फिर से रश लगने वाला था। सारी रात जाकर उसने अपने लिए फॉर्मेशन बनाई और अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहला काम उसने ये किया, उसने अपने लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को हायर किया। उन्हें काफी सारी अच्छी रकम भी दी। उन्हें उनका काम यही था कि बहुत सारे गैम्बलिंग स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स में जाकर उन्हें लोगों के कान में ये बात बतानी है। सनफी और ली डून ने अपनी लाइफ एंड डेथ मैच के दौरान जो भी तलिस्मन अरेज को यूज किया था वो सारी की सारी मिंग की शॉप से मिलती हैं। यहाँ पर पब्लिसिटी करने का ये तरीका है, मिंग ने उनके ऊपर बहुत सारे मार्शल कॉइन्स खर्च दिए, उन सभी को बहुत सारे मार्शल कॉइन्स दिए ताकि वो मिंग के बारे में ये खबर जाकर फैला सके कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अरे फॉर्मेशन को बेचने वाला स्टोर है। तो उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गए, बहुत सारे गैम्बलिंग स्टोर्स में गए, जब फाइटिंग अरीना में गए और वहाँ पर जाकर लोगों को इस बारे में बताना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता मिंग की शॉप के बारे में सभी को पता चल गया। कांगो सिटी में अरे फॉर्मेशन और टेलिस्मन्स को बेचने वाली एक बहुत ही अच्छी शॉप है जहाँ पर बहुत ही अच्छे गुड क्वालिटी के टेलिस्मन्स मिलते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे जैसे ये खबर फैलती गई मिंग की शॉप पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए और उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। और क्योंकि मिंग ने अपनी क्वालिटी को बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था इसलिए जो भी एक बार उसका तलिस्मन खरीद कर जाता वो दोबारा उससे तलिस्मन लेने के लिए जरूर आता। उनको हर रोज रात के वक्त जागना पड़ता अपने मटेरियल्स को यूज करते हुए नई फॉर्मेशन और तलिस्मन बनाने के लिए, जबकि दिन के वक्त वो अपने तलिस्मन को बेचने में बहुत ज्यादा बिजी रहता। हालांकि मिंग की लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई थी। दिन के वक्त उसे सिर्फ वहाँ पर शॉप पर तलिस्मन को बेचना है और रात के वक्त वो सिर्फ तलिस्मन को बनाता था। उसके पास और कोई भी एडवेंचरस लाइफ नहीं थी। जब वो पूरे दिन की कमाई की तरफ देखता तो उसके पास बहुत सारे मार्शल कॉइन्स होते थे जिसकी वजह से उसे लगता कि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और उसकी बोरियत भी खत्म हो जाती। अब 2 महीने उस शॉप में काम करने से मिंग ने 500 मिलियन मार्शल कॉइन्स इकट्ठे कर लिए और इतने पैसे उसके लिए काफी थे एक बैंक ओपन करने के लिए। उसने वहीं पर कांगो सिटी में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग किराए पर ले ली। जैसे ही उसने एक बिल्डिंग किराए पर ली उस बिल्डिंग में सेटअप करने के बाद उसने अपने सारे के सारे दोस्तों को बुला लिया, मास्टर ब्याफ और दूसरे सभी को। सारे उसकी बात सुनने के बाद कांगो सिटी में आ गए। तो फिर वहाँ पर उन्होंने अपने बैंक को चालू किया। 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वॉरियर्स को, बहुत सारे हंटर्स को पैसे देने स्टार्ट किए। 12% इंटरेस्ट रेट क्योंकि बहुत ज्यादा कम था इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनसे पैसा उधार लिया और डेली बेसिस पर उनसे पैसा लिया भी जा रहा था और उनको वापस किया भी जा रहा था। शुरुआत में उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी गैंग, एस्कॉर्ट एजेंसीज और साथ ही छोटे रेस्टोरेंट्स को कर्जा देना स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पर रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है और ये हर महीने हमें किस्त वापस भी कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने अपने बैंक को स्टार्ट किया, जबकि उसके मार्शल अंकल यानी कि जी जॉनबिंग वो उसी बैंक के ऊपर ही रहता था ताकि उनको प्रोटेक्शन दे सके। वो एक मार्शल आर्ट सेंट है और मार्शल आर्ट सेंट के वहाँ पर होते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इनके बैंक को लूट सके। रही बात मिंग की, मिंग ने अपने बैंक को ओपन करने के बाद भी अपनी तलिस्मन शॉप को बंद नहीं किया। वो अपनी तलिस्मन शॉप में डेली काम कर रहा था ताकि वहाँ से और भी ज्यादा पैसा कमा सके। मिंग के बैंक को चलने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि मिंग का बैंक उसकी अरे फॉर्मेशन की शॉप के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों को पहले से पता है कि मिंग एक बहुत ही अच्छा तलिस्मन है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसके बैंक में भी आना स्टार्ट हो गए। ऊपर से मिंग ने अपनी शॉप को चलाया था। उसी टैक्टिक्स को यूज करते हुए मिंग ने बहुत सारे लोगों में ये रूमर्स फैला दिए कि वो बैंक में 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा दे रहे हैं। कुछ ही अरसे में मिंग का बैंक बहुत ही अच्छे से चलने लगा। यहाँ तक कि उसका बैंक इतना अच्छा चल रहा था कि मिंग अपनी अरे फॉर्मेशन वाली दुकान से जितना कमा रहा था उसका बैंक उससे भी ज्यादा कमा रहा था। जब मिंग को इस बात का पता चला कि उसका बैंक अब काफी अच्छी तरक्की कर रहा है और हर महीने उसे काफी अच्छी इनकम हो रही है, मिंग को इस बात का अंदाजा था कि अरे फॉर्मेशन शॉप के ऊपर सारी जिंदगी नहीं बैठ सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग काम है। मार्शल आर्टिस्ट हमेशा मार्शल आर्ट्स के पीछे भागता है, उसे यहाँ पर बैठकर सिर्फ पैसा नहीं कमाना। इसलिए मिंग को लगा कि अब उसे अरे फॉर्मेशन वाली दुकान को बंद कर देना चाहिए। 6 महीने के बाद मिंग ने अपनी अरे फॉर्मेशन वाली दुकान को बंद कर दिया। मिंग अपनी क्लोज दुकान के सामने खड़ा होता है और काफी ज्यादा उदास होता है। मिंग कहता है, मैंने इस दुकान को पर्सनली यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी कमाया। मेरी इस दुकान के साथ काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। पिछले 6 महीने से मैं हर रात यहीं पर सोता रहा हूँ, यहीं पर खाता पीता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, इसलिए मुझे इसको छोड़ना बहुत ज्यादा उदास करने वाला लग रहा है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको इस शॉप को क्लोज करना ही पड़ेगा क्योंकि इस शॉप में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा है। आपके पास अभी बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको करने हैं। मिंग उसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर सारी जिंदगी के लिए फंस कर नहीं रह सकता। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए दुकान के ऊपर से उसके नाम को भी मिटा देता है और कहता है, तलिस्मन वाली
शाप तुम्हें गुड बाय। इस शाप से और साथ ही उस बैंक से उसे जितना ज्यादा मुनाफा हुआ उसने उस सारे मुनाफे को यानी मार्शल कॉइन्स को अपने मैरिज टैले में जाने के बाद 10 बिलियन मैरिड पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज किया। मिंग के पास 10 बिलियन मैरिड पॉइंट्स आ चुके हैं और अब वो अपने पेरेंट्स को रीइंकार्नेट कर सकता है। मिंग कांगो सिटी के बाहर चला जाता है जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता। मिंग वहाँ पर जाने के बाद अपने मैरिज टैले से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम 10 बिलियन मैरिड पॉइंट्स को यूज करते हुए मेरे पेरेंट्स को रिवाइव कर दो। वहीं पर उसके पास एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन होती है। मिंग कहता है, क्या यही वो लार्ज फॉर्मेशन है जिसकी मदद से ये मेरे पेरेंट्स को रीइंकार्नेट करने वाले हैं? ये तो एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन है। मैरिज टैले एक बड़ी सी फॉर्मेशन को यूज करते हुए टाइम और स्पेस के लॉज को बेंड कर रहा है, यानी कि वो दूसरी दुनिया से जहाँ पर इसके पेरेंट्स की सोल है वहाँ से उसकी सोल को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको इस फॉर्मेशन के अंदर ये इम्प्रिंटेड फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे इम्प्रिंटेड फ्रेगमेंट्स मरने वालों की निशानियां हैं। फ्रेगमेंट्स के ऊपर मरने वाले की सारी मेमोरीज लिखी हुई है। तो फ्रेगमेंट्स इस दुनिया में 10 साल तक रह सकती हैं और 10 साल तक इन्हें दोबारा से किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर इम्प्रिंट किया जा सकता है। यानी कि वो बॉडी तो नहीं होगी लेकिन उसके अंदर पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज शामिल होंगी। 10 साल के बाद जब ये फ्रेगमेंट्स डिसअपियर हो जाते हैं तो फिर घाउटियान गार्ड भी इसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते। वहाँ पर मिंग के आसपास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, मरने वालों के फ्रेगमेंट्स, आसपास उसके जितने भी लोग मरे होते हैं। मिंग कहता है, मुझे इसके अंदर से अपने पेरेंट्स के फ्रेगमेंट्स को ढूंढना होगा। मिंग कहता है, इस मैरिज टैले के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे उनके मुताबिक मुझे यहाँ पर इन इम्प्रिंट्स को ढूंढना है जिनकी इम्प्रिंट्स के ऊपर मेरे पेरेंट्स की मेमोरीज लिखी हुई है। मुझे अपने दोनों मॉम और डैड दोनों के इम्प्रिंट्स को ढूंढना है और उसके बाद मुझे किसी ऐसी फीमेल को ढूंढना होगा जिसकी बॉडी के अंदर एक बेबी हो, वो माँ बनने वाली हो, और फिर इन प्रिंट्स यानी इन मेमोरीज को बेबी की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करना होगा। जब वो बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा तो उसके अंदर ये मेमोरीज भी होंगी, यानी कि वो मेरे पेरेंट्स होंगे लेकिन उनको एक नई जिंदगी मिलेगी। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स का गार्ड इस तरह का कोई काम कर सकता है, ये किसी को रीइंकार्नेट करने का। मुझे लगता है कि इसका वुटियान सेक्टर के जो गार्ड है यानी गार्ड वुटियान, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि फ्यूचर में वुटियान गार्ड से भी मिलने का मौका मिले। मिंग अपनी आंखें बंद करता है, महसूस करता है। मिंग कहता है, यहाँ पर तो लाखों इम्प्रिंट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको महसूस करने से मुझे बहुत ही क्लोज फीलिंग आ रही है, जैसे कि वो मेरे ब्लड रिलेटेड है। मिंग कहता है, जबकि इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो कि मेरी फैमिली रिलेटिव्स हैं, यानी कि मेरी अपनी जी फैमिली के हैं, क्योंकि मेरी सारी की सारी जी फैमिली को मार दिया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेरे करीब नहीं आना चाहते। मुझे इनमें से अपने पेरेंट्स के इम्प्रिंट्स को ढूंढना पड़ेगा। मिंग साथ ही रोना शुरू कर देता है और कहता है, ऊपर से ये लोग मेरे करीब इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स के इम्प्रिंट्स हैं। ये नहीं कहा चाहते कि कहीं इनकी वजह से मैं इनके साथ वर्ल्ड में ना चला जाऊं, ताकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी, मेरे मसल्स, मेरी हड्डियां सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन ये मेरे पेरेंट्स जो कि इम्प्रिंट की शक्ल में है तभी वो मुझे पहचान सकते हैं। अभी भी हमारे दरमियान में जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गहरा है, मेरे पेरेंट्स मुझे इस हालत में भी पहचान सकते हैं। मिंग साथ साथ बहुत ज्यादा रो रहा होता है। मिंग कहता है, मुझे पता है कि यहाँ पर अब जितने भी फ्रेगमेंट्स बचे हैं ये मेरे पेरेंट्स की हो सकते हैं, कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उसके हाथ में वो एनर्जी बॉल्स आकर बनते हैं। वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स दो एनर्जी बॉल के अंदर आकर इकट्ठी हो जाती है। एक उसकी मॉम का इम्प्रिंट होता है और एक उसके डैड का होता है। मिंग उन सारे फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेता है, रोते हुए उन दोनों से कहता है, फादर मदर, फाइनली कुछ सालों के बाद मैं तुम दोनों को दोबारा से देख सकूंगा। फिर मिंग उन दोनों फ्रेगमेंट्स को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अब मुझे आप बताएं कि क्या आपने पहले से किसी ऐसी फैमिली को ढूंढा हुआ है जहाँ पर चाहते हैं कि आपके दोनों मॉम और डैड रेज हों? नहीं, क्या आपने किसी ऐसी फीमेल को ढूंढा है जो कि प्रेग्नेंट हो? कैंगजन सिटी बहुत ज्यादा अमीर सिटी है, जहाँ पर कोई न कोई ऐसी औरत तो होगी जो प्रेग्नेंट हो और बहुत ज्यादा अमीर भी हो। मिंग उसे कहता है, मैंने इस सब के बारे में पहले से सोचा हुआ है और मैंने अपने डैड के लिए एक फैमिली ढूंढी हुई है। और साथ ही वो अपने मैरिज टैले से कहता है, मैरिज टैले, मुझे जल्दी से 2 इनविंसिबल चार्म्स चाहिए ताकि मैं अपनी बॉडी को हाइड कर सकूं। फिर वो अपनी बॉडी को हाइड करने के बाद एक फैमिली की तरफ जाता है। कैंगजन सिटी की एक फैमिली होती है जहाँ पर एक औरत बाहर लेटी होती है, आसमान की तरफ देख रही होती है। वो औरत प्रेग्नेंट होती है। उसका हस्बैंड बाहर निकलता है और उसे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी रात के वक्त तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें और बेबी को ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। वो औरत अपने हस्बैंड से कहती है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और इस तरह की थोड़ी बहुत ठंडी हवा से मैं कैसे डर सकती हूँ? हस्बैंड उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम्हें इस तरह की ठंडी हवा से डर नहीं लगता, लेकिन हमारे बच्चे को तो डर लगता है, प्लीज अंदर आ जाओ, ऐसे ठंड लग जाएगी। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर तो क्या आपने इस औरत को अपनी दादी बनने के लिए चुना है? मिंग उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, हाँ बात तो वैसे यही है, यही औरत मेरी दादी बनने वाली है, लेकिन ये बात सुनने में कितनी ज्यादा अजीब लगती है कि मेरी ग्रैंड मदर की एज मुझसे ज्यादा नहीं है। मिंग उसे कहता है, मैंने इस फैमिली के बैकग्राउंड को चेक कर लिया है, इस फैमिली का फैमिली नेम हुआ है और ये इतनी ज्यादा रिच फैमिली नहीं है, यानी ये एक मिडिल क्लास की फैमिली है, ना तो ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा गरीब है। लेकिन कैंगजन सिटी में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत है और ना ही कोई इनके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये एक मिडिल क्लास की फैमिली है। इसलिए मुझे लगता है कि
मेरे फादर के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। इस तरह की फैमिली अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी रिसोर्सेज भी दे सकती है और ज्यादा अमीर ना होने की वजह से कोई इनके ऊपर अटैक भी नहीं करेगा, खतरा कम है। और ऊपर से इनकी फैमिली में सिर्फ एक ही रिवाज है कि ये अपनी फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा रखते हैं, जैसे कि इसके ग्रैंडफादर और उसके बाद उसके फादर और उसके बाद उसके फादर, मेरे फादर के होने वाले फादर। इस फैमिली के ग्रैंडफादर एक मार्शल आर्ट्स के सेंट हैं, क्योंकि ये सामने वाला बंदा जो कि इस बच्चे का बाप बनेगा की उम्र 35 इयर्स है और वो एक मार्शल डोमिनेटर है। लगता है कि मेरे डैड के लिए यहाँ पर बड़ा होना बहुत ही आसान रहेगा और मुझे अपने फादर की सेफ्टी के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने पास से अपने फादर के इम्प्रिंट को निकालता और कहता है तो मेरे फादर यहाँ पर इस घर में पैदा होंगे। साथ ही वो अपने इम्प्रिंट को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। वो इम्प्रिंट सीधा जाता है और उस औरत की बॉडी के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो बच्चा होता है। इसी वो प्रिंट उसकी बॉडी के अंदर जाता है, वो औरत चिल्लाना शुरू कर देती है। उसका हस्बैंड उसे कहता है क्या हुआ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी। उसे कहती है नहीं, ठंड नहीं लगी, बच्चा हरकत कर रहा है। उसे कहता है अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में कौन सा बच्चा हरकत करता है, तुम्हें ठंड लग गई है, चलो मेरे साथ अंदर आओ। और फिर वो अपनी वाइफ को अंदर ले जाता है। मिंग कहता है चलो अब जबकि मैंने फादर को यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया है, अब मदर की बारी है। अपनी मॉम के लिए भी किसी अच्छी सी औरत को ढूंढते हैं, एक अच्छी सी फैमिली जिस फैमिली में मेरी मॉम बड़ी हो सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 162 का एंड करते हैं।